नमस्कार दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक मानव भूगोल पुस्तक से संबंधित है। मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणाएं, यह है आज का हमारा टॉपिक। मानव पर्यावरण अंतर संबंधों की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैन इन्वायरमेंटल रिलेशंस। तो मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों में जो परिवर्तन आए हैं, मानव पर्यावरण अंतर संबंधों के लिए विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने जो विभिन्न अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मानव और पर्यावरण के आपसी संबंधों की यदि हम बात करें तो ये कोई नया विचार नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति से ही मानव और पर्यावरण के बीच आपसी अंतर संबंध विद्यमान रहे हैं। ये बात अलग है कि देश और काल के संदर्भ में इन आपसी अंतर संबंधों में कई असमानताएं पाई जाती हैं। कहीं पर तो मानव जो है वो प्रकृति के अनुरूप जीवन यापन करता है, यानी प्राकृतिक दशाओं का पूरी तरह से अनुसरण करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और कहीं पर वो प्रकृति में प्रमुख परिवर्तनकर्ता के रूप में प्रकृति की विभिन्न दशाओं में अपने अनुरूप परिवर्तन करता है, और कहीं वो प्रकृति के साथ आपसी सहयोग व सामंजस्य पर आधारित जीवन व्यतीत करता है। तो मानव और पर्यावरण के बीच ये जो अंतर संबंध है, ये प्रारंभ से ही परिवर्तनशील रहे हैं, जिनमें देश और काल के संदर्भ में निरंतर परिवर्तन आता रहा है। जैसे जैसे मानव समाज और संस्कृति प्रगति करती गई है, वैसे वैसे इन संबंधों में भी परिवर्तन होता रहा है। तो ये कोई नया विचार नहीं है कि मानव और पर्यावरण के बीच आपसी अंतर संबंध होते हैं, ये हमेशा से विद्यमान रहा है। लेकिन 18वीं शताब्दी में मानव भूगोलवेताओं में एक ही बहस का मुद्दा बन गया कि मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों में कौन श्रेष्ठ है, और ये बहस जो है वो 18वीं शताब्दी से शुरू होकर वर्तमान तक भी चली आ रही है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों में किस प्रकार का बदलाव आया है, और विभिन्न भूगोलवेत्ता जो है वो इन अंतर संबंधों से संबंधित क्या विचार रखते हैं। मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों की जो विभिन्न अवधारणाएं विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने प्रतिपादित की है, उसे हम मुख्य रूप से 3 भागों में रख सकते हैं। सबसे पहले निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म, उसके बाद संभववाद, पॉसिबिलिज्म, और तीसरी विचारधारा है नवनिश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म। तो मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों की विभिन्न विचारधाराओं को मानव भूगोलवेत्ताओं ने 3 नाम दिए हैं: निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि निश्चयवाद क्या है। निश्चयवादी अवधारणा या डिटर्मिनिज्म अवधारणा क्या है? तो निश्चयवाद को नियतिवाद, वातावरणवाद, प्रकृतिवाद, निश्चयवाद को नियतिवाद, वातावरणवाद, प्रकृतिवाद, भाग्यवाद, पारिस्थितिकीवाद आदि नामों से पुकारा जाता है। इस निश्चयवादी विचारधारा का जो प्रारंभ हुआ था वो सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। निश्चयवादी विचारधारा का प्रारंभ और विकास सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। इस कारण से इसे मानव पर्यावरण अंतर संबंधों की जर्मन विचारधारा भी कहा जाता है। निश्चयवादी विचारधारा के जो जनक थे, निश्चयवादी विचारधारा के जनक फ्रेडरिक रेटजेल थे। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल ने निश्चयवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो निश्चयवादी विचारधारा के जनक कहलाए फ्रेडरिक रेटजेल। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। इनकी जो ये पुस्तक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, इस एंथ्रोपोजियोग्राफी के प्रथम खंड में रेटजेल ने प्रकृति और उसकी शक्तियों को
मानव और मानवीय क्षमताओं से श्रेष्ठ माना है। यानी हेडजल ने अपनी इस पुस्तक के प्रथम खंड में प्रकृति को मानव से श्रेष्ठता प्रदान की है और इसी खंड की वजह से हेडजल जो है वो निश्चयवाद के जनक कहलाए। अब निश्चयवाद का अर्थ क्या है? यानी साधारण से शब्दों में अगर हम देखें, डिटरमिनिज्म यानी इन्वायरमेंट जो है वो डिटरमाइन करता है ह्यूमन एक्टिविटीज को, ह्यूमन को, मानव को। यानी इसका मतलब ये हो गया कि पर्यावरण जो है वो प्रभावित करता है या निर्धारित करता है मानव के शारीरिक विशेषताओं को, मानव की प्रकृति व व्यवहार को, मानव के कार्यों को, मानव की जीवन शैली को, मानव की संस्कृति व समाज को, मानव के खान पान व रहन सहन को, मानव सभ्यता के विकास को और मानव के आर्थिक विकास को। यानी पर्यावरण जो है, प्राकृतिक वातावरण जो है वो मानव के जन्म से लेकर मानव की मृत्यु तक की सभी जो गतिविधियां हैं उनको निर्धारित करता है, उनको नियंत्रित करता है, उनको प्रभावित करता है। मतलब ये हो गया कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का अनुसरण करते हुए अपना संपूर्ण जीवन काल व्यतीत करता है। अर्थात मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों में प्रकृति और उसकी शक्तियां जो हैं वो मानव को निर्धारित करती है, उसके शारीरिक विशेषताओं को निर्धारित करती है, मानव की व्यवहार को निर्धारित करती है, मानव की जीवन शैली को निर्धारित करती है, मानव के विभिन्न कार्यों को निर्धारित करती है, मानव की प्रगति, मानव की आर्थिक गतिविधियों, मानव की सभ्यता के विकास को प्रभावित और नियंत्रित करती है। यानी प्राकृतिक शक्तियां ही सब कुछ है, मानव केवल उसके हाथ की कठपुतली है। ये निश्चयवादी विचारधारा का अर्थ है। अर्थात निश्चयवाद जो है वो ये मानता है कि मानव प्रकृति का अनुयायी है और निश्चयवादी ये भी अपेक्षा करते हैं कि मानव जो है वो प्रकृति के सभी नियमों और सिद्धांतों का अक्षरश पालन करता है। यानी प्रकृति ने जो नियम और सिद्धांत बना दिए, मानव उनका अनुसरण करके ही अपना जीवन यापन करता है, ऐसा निश्चयवादी मानते हैं। कहने का मतलब निश्चयवादी विचारक जो है वो मानव को पूर्णतया प्रकृति के अधीन कर देते हैं और प्रकृति को श्रेष्ठ घोषित करते हैं कि प्रकृति श्रेष्ठ है और मानव जो है वो मात्र प्रकृति का दास या गुलाम है। प्राकृतिक दशाओं के अनुसार ही वो अपनी एक्टिविटी करता है, प्राकृतिक दशाओं के अनुसार ही वो अपना जीवन यापन करता है और प्राकृतिक दशाओं के अनुसार ही उसकी शारीरिक विशेषताएं निर्धारित होती हैं। यानी मानव जो है वो प्राकृतिक दशाओं से घिरा हुआ है। सूर्य, जल, मिट्टियां, वनस्पति, जीव जंतु, ये सारी प्राकृतिक दशाएं हैं और मनुष्य इन प्राकृतिक दशाओं से घिरा हुआ है और इन प्राकृतिक दशाओं के अनुरूप ही वो अपना व्यवहार करता है। ये जो प्राकृतिक दशाएं हैं, ये प्राकृतिक दशाएं मिलकर इन्वायरमेंट यानी वातावरण बनाती हैं और मनुष्य अपने वातावरण से घिरा हुआ है और यही जो वातावरण है उसकी विभिन्न जो विशेषताएं हैं उनको निर्धारित करता है। यानी मनुष्य के स्किन कलर को, मनुष्य की त्वचा के रंग को भी वातावरण निर्धारित करता है, मनुष्य के बालों को, मनुष्य की हाइट या और अन्य जो शारीरिक विशेषताएं हैं उनको निर्धारित करने का प्रमुख जो कारक है वो पर्यावरण ही है। जैसे कि गर्म प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी स्किन का कलर जो है वो डार्क होता है, यानी वो काले रंग के होते हैं, ऐसा उनके वातावरण के अनुरूप होता है। जबकि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी त्वचा का रंग जो है वो फेर होता है, गोरा होता है। इसी प्रकार से हाइट का फर्क भी पड़ता है। यदि हम पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को देखें तो
उस इन्वायरमेंट के अनुसार उनको पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बार बार आगे झुकना होता है, इस कारण से उनकी हाइट कम होती है, जबकि मैदानी भागों के जो लोग हैं उनकी हाइट अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। जहां पर ज्यादा तापमान और ज्यादा वर्षा की कंडीशन रहती है, वहां के लोगों के बाल जो हैं वो घुंघराले होते हैं, जबकि शीतोष्ण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनके बाल लहरदार होते हैं। तो मानव की जो शारीरिक विशेषताएं हैं, उनकी त्वचा का रंग, उनकी शरीर की लंबाई, उनके बालों की जो स्थिति है, प्रकृति है, वो ये सारी शारीरिक विशेषताएं जो है वो पर्यावरण निर्धारित करता है, पर्यावरण के अनुसार होती है। यहाँ तक कि मानव का व्यवहार जो है, मानव का नेचर जो है, मानव की प्रकृति जो है, वो भी पर्यावरण निर्धारित करता है। जिस प्रकार के पर्यावरण में मनुष्य रहता है, उसी प्रकार की गतिविधि, उसी प्रकार की क्रियाएं वो करता है। समतल मैदानी भागों में रहने वाले लोग जो हैं वो कृषि कार्य को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं या कृषि कार्य ज्यादा करते हैं। खनिज प्रदेशों में रहने वाले लोग औद्योगिक गतिविधियों में ज्यादा लगे होते हैं। तो जिस प्रकार के संसाधन प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाए हैं, मनुष्य उसी प्रकार से अपनी क्रियाओं को संपन्न करता है। तो ये निश्चयवादी विचारधारा का ये मानना कि मानव जो है वो पूर्णतः प्रकृति के अधीन है और प्राकृतिक दशाओं के अनुरूप ही अपना जीवन यापन करता है, ये निश्चयवाद का साधारण अर्थों में इसका सार हुआ। अब हम बात कर लेते हैं निश्चयवाद के कुछ समर्थक भूगोलवेताओं के बारे में। बहुत से भूगोलवेताओं ने निश्चयवाद का समर्थन किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनानी भूगोलवेताओं के बारे में। तो जो यूनानी भूगोलवेता है उनमें हिप्पोक्रेटस, हेरोडोटस, अरस्तु, थ्यूसिडाइड्रस, ये जो थे वो निश्चयवाद के समर्थक भूगोलवेता थे, जो कि प्राकृतिक पर्यावरण का मानव पर प्रभाव मानते थे। रोमन भूगोलवेताओं में यदि हम बात करें तो रोमन काल में स्ट्रेबो, इसके अलावा पोम्पोनियस मेला, प्लिनी, ये वो रोमन भूगोलवेता थे जिन्होंने कि मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों में प्रकृति को श्रेष्ठ माना है। अरब भूगोलवेताओं में यदि बात करें तो अल मसूदी भी प्रकृतिवादी या नियतिवादी थे और इब्ने खालदून भी नियतिवादी थे। इब्ने खालदून को संसार का प्रथम पर्यावरण निश्चयवादी कहा जाता है। इब्ने खालदून संसार का प्रथम पर्यावरण नियतिवादी कहलाता है। हालांकि स्ट्रेबो जो है वो सामान्यतः माना जाता है कि विश्व का प्रथम निश्चयवादी पर्यावरणवादी विचारक है, लेकिन इब्ने खालदून को भी प्रथम पर्यावरणवादी के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं जर्मन भूगोलवेताओं के बारे में। ये विचारधारा चूंकि जर्मनी से ही प्रारंभ हुई थी, तो अधिकांश जो जर्मन भूगोलवेता हैं वो इस विचारधारा के समर्थक हैं। तो जर्मनी में जो निश्चयवाद के समर्थक विद्वान हुए उनमें वारेनियस, इमानुएल कांट, कार्ल रिटर, जॉर्ज व रिनहोल्ड फोस्टर, जॉर्ज फोस्टर और रिनहोल्ड फोस्टर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, फ्रोबेल, ऑस्कर पेसेल, रिक्थोफेन, फ्रेडरिक रेडजेल और कार्ल ट्रोल, ये प्रमुख जर्मन भूगोलवेता थे जिन्होंने कि निश्चयवाद का समर्थन किया था। तो एक बार पुनः देख लेते हैं कि निश्चयवाद क्या होता है। निश्चयवाद मानव पर्यावरण अंतर संबंधों में प्रकृति की श्रेष्ठता उद्घोषित करने वाली विचारधारा है। यानी मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों में प्रकृति और उसकी शक्तियां श्रेष्ठ होती हैं, मानव और उसके कार्य गौण हैं, और इसके जनक फ्रेडरिक रेडजेल थे। चलिए कुछ और निश्चयवादी भूगोलवेताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से थे।
फ्रांस में यदि हम बात करें तो फ्रांस के कुछ भूगोलवेताओं ने भी निश्चयवाद का समर्थन किया है। उनमें प्रमुख हैं मॉन्टेस्क्यू, बोर्डिन, डिमोलिन्स और फ्रेडरिक लीपले। फ्रेडरिक लीपले ने स्थान कार्य लोक की अवधारणा प्रतिपादित की थी। पैलेस, वर्क और फोल्क, यह अवधारणा लीपले ने प्रतिपादित की थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिकन भूगोलवेताओं के बारे में। तो कुछ अमेरिकन भूगोलवेताओं ने भी निश्चयवाद का समर्थन किया था। इनमें विलियम मॉरिस डेविस, चिशोल्म, रॉबर्ट मिल, ईसा बोमेन, हंटिंगटन और चर्चिल सैंपल के नाम उल्लेखनीय हैं। चलो अब बात कर लेते हैं हम ब्रिटिश भूगोलवेताओं के बारे में जो कि निश्चयवाद का समर्थन करते थे। इनमें प्रमुख हैं एच.जे. मैकिंडर, पैट्रिक गेडिस, हेकल, बक्कल, ए.जे. हर्बर्टसन और एलेक्स केरी। ये प्रमुख ब्रिटिश भूगोलवेता हैं जिन्होंने कि निश्चयवाद का समर्थन किया था। ईसा बोमेन जो अमेरिकन भूगोलवेता थे, ये प्रारंभ में निश्चयवादी थे किंतु बाद में ये संभववाद के समर्थक बन गए। प्रारंभ में इन्होंने निश्चयवाद का समर्थन किया लेकिन बाद में ये संभववादी बन गए, यानी मानवीय गतिविधियों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लग गए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ भूगोलवेताओं द्वारा निश्चयवाद पर दी गई कुछ विचारों पर या कुछ परिभाषाओं पर। निश्चयवाद पर कुछ प्रमुख भूगोलवेताओं के विचार। तो सबसे पहले हिप्पोक्रेटस ने अपनी पुस्तक वायु, जल और स्थान में निश्चयवाद के समर्थन में क्या कहा वो देखते हैं। इन्होंने कहा पर्यावरण की भिन्नता के कारण ही एशियाई लोग आराम पसंद हैं तथा यूरोपीय लोग परिश्रमी होते हैं। यानी ये पर्यावरण की ही भिन्नता है जिसके कारण से एशियाई लोग जो हैं वो थोड़े आलसी होते हैं और उनकी तुलना में यूरोपीय लोग परिश्रमी होते हैं, ऐसा हिप्पोक्रेटस मानते थे। दूसरा अरस्तु। अरस्तु क्या कहते थे? अरस्तु ने कहा कि शीत देशों के निवासी बहादुर तो होते हैं किंतु बुद्धि व तकनीक की दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं, वो राजनीतिक रूप से संगठित नहीं हो पाते। और जबकि एशियाई गर्म देशों के जो निवासी हैं वो बुद्धिमान और कुशल तो होते हैं लेकिन उनमें आत्मशक्ति का अभाव होता है और इसी कारण से वो दासता की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। दूसरी ओर जो मध्य अक्षांशों के लोग हैं वो प्रकृति द्वारा सब पर शासन करने के लिए नियत किए गए हैं। ये अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में ये विचार दिए थे और मानव पर पर्यावरण के प्रभावों को समझाने का प्रयास किया। बक्कल ने अपनी पुस्तक इंग्लैंड में सभ्यता का इतिहास में भी इसी प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं और वो कहते हैं कि मनुष्य को जलवायु, मिट्टी और प्राकृतिक दशाएं जो है, प्राकृतिक दृश्य जो है, ये भौतिक दशाएं सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो बक्कल भी मानव पर पर्यावरण के प्रभावों को स्वीकार करते थे। फ्रांसीसी भूगोलवेता लीपले जो है, इन्होंने स्थान, कार्य और लोक की अवधारणा दी। इनका ये मानना था कि जैसा वातावरण होगा मानव के कार्य भी उसी के अनुरूप होंगे और समाज भी कमोबेश उसी ही प्रकार का बनेगा। जैसे यदि मैदानी धरातल है तो मानव वहां कृषि कार्य को प्रमुखता देगा और कृषि पर आधारित कृषि समाज का विकास होगा। यदि वहां पर खनिज संसाधनों की बहुलता है तो मानव वहां औद्योगिक गतिविधियों को प्रमुखता देगा और उस आधार पर औद्योगिक समाज का विकास होगा। तो लीपले का कहना था कि जैसा वातावरण होगा मानव के कार्य भी उसी अनुरूप होंगे और उसी अनुरूप समाज का विकास होगा। एक और फ्रांसीसी भूगोलवेता डिमोलिन्स ने अपनी पुस्तक सामाजिक भूगोल में इसी प्रकार के विचार दिए हैं और निश्चयवाद का समर्थन किए।
वो कहते हैं कि समाज पर्यावरण की देन है, यानी जैसा पर्यावरण होगा समाज भी उसी के ही अनुरूप होगा। यही कारण है कि पश्चिमी संस्कृति और पूर्वी संस्कृति में अंतर मिलता है। पूर्वी संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के पर्यावरण में काफी भिन्नता है, तो उसी अनुरूप वहां का समाज भी और वहां के सामाजिक नियम, रीति रिवाज, परंपराएं भी भिन्न भिन्न है। हम्बोल्ट जो प्रमुख जर्मन भूगोलवेता थे, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम कोस्मोस था। बड़ी ही महत्वपूर्ण किताब थी। हम्बोल्ट भूगोल के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो कोस्मोस में ये लिखते हैं कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास में वहां की जलवायु की प्रमुख भूमिका रही है। यानी भूमध्य सागरीय जो जलवायु है, उस जलवायु ने ही वहां की सभ्यता का, वहां की मानव सभ्यता का विकास किया है, ऐसा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट मानते थे। कार्ल रिटर भी निश्चयवाद का ही समर्थन करते थे, वो भी प्रकृति प्रेमी थे। किरचॉफ ने अपनी पुस्तक मैन एंड अर्थ, मानव और पृथ्वी में निश्चयवाद से संबंधित विचारधारा दी, और वो कहते हैं कि जंगलों व मरुस्थलों में रहने वाले लोग ईश्वरवादी होते हैं, जबकि बेसाल्ट चट्टानी क्षेत्रों के निवासी प्राय अधर्मी तथा दुस्साहसी होते हैं। तो ये भी पर्यावरण का ही प्रभाव है कि जंगलों और मरुस्थलों में रहने वाले जो लोग जो हैं वो ईश्वर को ज्यादा मानते हैं, प्राकृतिक शक्तियों से डरते हैं। जैसे हम आदिम जनजातियों को ले लें, तो आदिम जनजातियां जो हैं वो प्राकृतिक शक्तियों से डरती हैं और प्राकृतिक शक्तियों और प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप ही अपना जीवन यापन करती हैं। जबकि जहां बेसाल्ट चट्टानी क्षेत्र मिलते हैं, जहां की ज्यादा संभावनाएं मौजूद हैं उत्पादन की, आर्थिक विकास की, वहां के लोग अधर्मी और दुस्साहसी हो जाते हैं, ऐसा किरचॉफ ने कहा। अरब भूगोलवेता अल मसूदी ने अपने निश्चयवादी विचार में कहा कि आर्द्र प्रदेशों के निवासी हंसमुख और विनोदी होते हैं, क्योंकि वहां जल की कमी नहीं होती, तो उत्पादन अच्छा होता है, इस वजह से वो आनंदित रहते हैं। जबकि दूसरी ओर शुष्क प्रदेशों के जो निवासी हैं वो क्रूर व लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं। आप देख लीजिए, जितने भी आक्रांता हुए, वो आक्रांता मध्य एशिया के शुष्क प्रदेशों से ही संबंधित हैं, जिन्होंने कि भारत पर आक्रमण किए। चाहे बाबर है या चंगेज खां है या सिकंदर है, ये सारे के सारे उसी शुष्क प्रदेशों के ही निवासी थे, जिन्होंने कि भारत पर आक्रमण किए। क्योंकि इनके वातावरण में उत्पादन ज्यादा होता नहीं है, तो इन्हें अपने जीवन यापन के लिए संसाधनों को छीनना पड़ता है, और इसी वजह से इनकी प्रवृत्ति क्रूर हो जाती है। हंटिंगटन ने भी निश्चयवाद का समर्थन किया, और हंटिंगटन निश्चयवाद पर अपने विचार अपनी पुस्तकों में देते हैं। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट बड़ी महत्वपूर्ण किताब है इनकी, द ह्यूमन एंड हैबिटेट और मैन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन। इन पुस्तकों में उन्होंने निश्चयवाद से संबंधित विचार प्रस्तुत किए हैं। इनका यह मानना है कि मानवीय रहन सहन, कला, साहित्य, धर्म, शिक्षा, यहां तक कि मानव सभ्यता के विकास एवं इतिहास में हुए सभी क्रांतियों और युद्धों के पीछे जो सबसे प्रमुख कारक है वो जलवायु ही है। यानी ये प्राकृतिक तत्वों में भी जलवायु को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, और मानवीय इतिहास में घटित होने वाली हर घटना के पीछे जलवायु को सबसे प्रमुख कारण मानते हैं। रैडजेल की शिष्या और प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेता एलन चर्चिल सैंपल, जो कि एक कठोर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव में कठोर नीतिवादी विचार प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने इसमें लिखा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अर्थ इतना ही नहीं कि मनुष्य को प्रकृति ने जन्म दिया है, बल्कि ये भी कि उसी की गोद में उसका पालन पोषण हुआ है। वो आगे कहती हैं कि प्रकृति ने उसके समक्ष समस्याएं प्रस्तुत की हैं, लेकिन धीरे से
उसके कान में उसका हल भी बतला दिया है। पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों के लिए ऊंचे ऊंचे पर्वतों के रूप में समस्याएं दी हैं, लेकिन उनके पैरों को मजबूत कर दिया। और तटीय क्षेत्रों के लोगों के पैरों को ढीला छोड़ दिया, लेकिन उनकी भुजाओं को बलशाली बना दिया। वो कहते हैं कि जंगलों में, पहाड़ों में और मरुस्थलों में रहने वाले लोग अंधविश्वासी होते हैं, जबकि मैदानी प्रदेशों में रहने वाले लोग विवेकशील और प्रगति प्रिय होते हैं। तो चर्चिल सैंपुल की जो विचार हैं ये बताते हैं कि सैंपुल जो है वो कठोर नियतिवादी थी और मनुष्य को पूर्णतः प्रकृति के अधीन करती है, यानी वो पूर्णतः प्रकृति में विश्वास करती है और मनुष्य को केवल उसका दास बताती है। उन्होंने मानव पर पर्यावरण के प्रभावों को 4 प्रकार से बताया है। वो कौन कौन से हैं? शारीरिक प्रभाव, यानी प्रकृति जो है वो मनुष्य के शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करती है। पर्यावरण के अनुसार ही मनुष्य के शारीरिक लक्षण होते हैं। दूसरा मानसिक प्रभाव, अर्थात मनुष्य की जो सोच है, मनुष्य की जो समझ है, मनुष्य का विवेक जो है वो उसके पर्यावरण के अनुसार ही कार्य करता है। जैसा वातावरण होगा मनुष्य उसी अनुरूप व्यवहार करेगा, उसका मानसिक जो विकास है वो भी उसी अनुरूप होगा। तीसरा आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, यानी वातावरण की परिस्थितियां ही मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करती है और वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार ही मनुष्य के समाज का निर्माण होता है। और चौथा मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव, यानी प्राकृतिक वातावरण की दशाओं के अनुरूप ही मानव की विभिन्न गतिविधियां होती हैं। जिस प्रकार की प्राकृतिक दशाएं होंगी मनुष्य उसी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करेगा। समतल मैदानी भूमि पर वो खेती करेगा, पठारी भूमि यदि होगी और जहां खनिजों की अधिकता होगी वहां वो उद्योग धंधों की स्थापना करेगा। तो जिस प्रकार की दशाएं हैं उसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि मनुष्य करता है। यहां तक कि उसके रहन सहन, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना, गर्मियों में हल्के कपड़े पहनना, उसका भोजन जो है वो भी मौसम के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ये पर्यावरण का ही प्रभाव है। तो कुमारी सैंपल एक कठोर निश्चयवादी भूगोलवेत्ता थी। फिर हम बात करते हैं फ्रेडरिक रेडजेल के बारे में, जो कि निश्चयवाद के जनक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में निश्चयवादी विचार प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि मानव सभ्यता के विकास की तुलना चिड़िया के स्वच्छंद उड़ान से न की जाकर पेड़ के तने से की जानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य सदैव पृथ्वी से जुड़ा हुआ रहता है और वो चाहे जितना अपनी सभ्यता को विकसित कर ले, लेकिन एक दिन उसे इसी प्रकृति में विलीन हो जाना होता है। आगे वो लिखते हैं कि एक समान भौगोलिक दशाएं जो हैं एक समान जीवन शैली को जन्म देती है, यानी एक जैसा वातावरण जो है वो एक जैसी जीवन शैली को जन्म देती है। जैसे इसमें उन्होंने जापान और ब्रिटेन का उदाहरण दिया कि जापान भी पहाड़ी देश है, ब्रिटेन भी पहाड़ी देश है। जापान भी समुद्र से घिरा हुआ है, ब्रिटेन भी समुद्र से घिरा हुआ है। तो वहां दोनों ही देशों की भौगोलिक परिस्थितियां एक समान है और इसी कारण से दोनों देश विकसित सभ्यता वाले देश हैं। रेडजेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और जान लेते हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। रेडजेल की प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी थी और एंथ्रोपोजियोग्राफी के प्रथम खंड में जो रेडजेल थे वो कठोर नीतिवादी थे, यानी मनुष्य को प्रकृति के अधीन करते हैं। लेकिन दूसरे खंड में उन्होंने थोड़ा लचीलापन अपनाया और मानवीय क्रियाओं को भी वो महत्वपूर्ण मानने लगे। फिर उनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था राजनीतिक भूगोल, और इस राजनीतिक भूगोल किताब पुस्तक के प्रकाशन के बाद वो राजनीतिक भूगोल के जनक कहलाए।
राजनीतिक भूगोल के जनक कौन थे? फ्रेडरिक रेडजेल। इसके अलावा रेडजेल ने राज्य एक जीव या राज्य की जैविक अवधारणा या जैविक राज्य की विचारधारा का प्रतिपादन भी किया था। डार्विन का जो विकासवादी सिद्धांत था, डार्विन का जो जीवों के विकास का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को सामाजिक विज्ञानों पर लागू करने का श्रेय भी रेडजेल को है। इसलिए रेडजेल को सामाजिक डार्विनवाद का जनक कहते हैं। इसके अलावा रेडजेल ने एक और विचारधारा का प्रतिपादन किया, वो थी रहने के लिए स्थान या जीवित रहने के लिए स्थान, या लेबेंसरोम की विचारधारा। तो ये रेडजेल की प्रमुख कुछ विचारधाराएं थी, और ये निश्चयवादी विचारधारा आज हमने की, जो ये मानती है कि मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों में प्रकृति श्रेष्ठ और मानव उसके अधीन रहकर कार्य करता है। यह मूल सार है निश्चयवादी विचारधारा का। इस पर विभिन्न भूगोलवेताओं ने क्या क्या विचार दिए वो भी हमने पढ़े। तो थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।